नमस्कार दोस्तों, एसीई ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण प्रक्रिया में 2 क्लासें पहले हो चुकी हैं। आज की इस क्लास में हम आगे बात करेंगे कि संविधान निर्माण प्रक्रिया में गठित प्रमुख संविधान समितियां कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, प्रमुख संविधान समितियों की बात करेंगे हम। प्रमुख संविधान समितियां कौन कौन सी समितियां गठित की गई संविधान निर्माण के लिए, उनकी हम बात करेंगे दोस्तों। यहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति जो थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, यहाँ और भी हमें ध्यान देना है, कार्य संचालन समिति के अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? तो देखिए, इसके अलावा ये थे नियम समिति के अध्यक्ष, नियम समिति। इसके अलावा राष्ट्रीय झंडा तदर्थ समिति। इसके अलावा वित्त व कर्मचारी समिति, वित्त व कर्मचारी समिति। अब दोस्तों देखिए, कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन हो गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय झंडा तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं नंबर 2। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस किस के अध्यक्ष थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस किस के अध्यक्ष थे? कौन कौन समितियां थी जिनके पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे? तो देखिए, संघ शक्ति समिति, इसके अलावा संघ संविधान समिति, इसके अलावा राज्यों के लिए समझौता समिति, राज्यों के लिए समझौता समिति, समझौता समिति। इनके अध्यक्ष कौन हो गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में हम बात करें, जैसे सरदार पटेल किन किन समितियों के अध्यक्ष थे? तो सरदार पटेल, सरदार पटेल। सरदार पटेल की दोस्तों हम बात करें तो देखिए किस समिति के अध्यक्ष थे? एक तो हमें यहां याद रखना है, मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति। मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। और एक थी प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार पटेल थे। इसके अलावा दोस्तों और हम बात करें तो जैसे जे.बी. कृपलानी है, जे.बी. कृपलानी। अब जे.बी. कृपलानी किन समितियों के अध्यक्ष थे? तो देखिए, जे.बी. कृपलानी जो था ये मूल अधिकारों से संबंधित उपसमिति बनी, उसके अध्यक्ष थे। मूल अधिकारों
से संबंधित उपसमिति, और साथ में एक और भी याद रखेंगे, झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? जे.बी. कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? जे.बी. कृपलानी। इसके अलावा दोस्तों के.एम. मुंशी की हम बात करें, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, के.एम. मुंशी, ये थे कार्य प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष। कार्य प्रक्रिया समिति, कार्य प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी। जे.बी. कृपलानी मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष थे और झंडा समिति के अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस किस के हो गए? संघ समिति, संघ संविधान समिति और राज्यों के लिए समझौता समिति। सरदार पटेल हो गए मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन रहे? सरदार पटेल। इसके अलावा दोस्तों अगर हम और बात करें तो जैसे पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया थे, वो आवास समिति के अध्यक्ष थे। आवास समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? पट्टाभी सीतारामैया। और देखिए दोस्तों एच.सी. मुखर्जी जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी, ये थे अल्पसंख्यक उपसमिति, अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। अब दोस्तों ध्यान दें, हम बात कर रहे हैं प्रमुख संविधान समितियां, जिनमें सबसे पहले हमने बात की है कि कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के अलावा नियम समिति है, राष्ट्रीय झंडा समिति है, वित्त एवं कर्मचारी समिति है। इन सबका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू किन किन के अध्यक्ष थे? तो संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष था, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष और राज्यों के लिए समझौता समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल की अगर हम बात करें तो मूल अधिकार व अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। साथ ही प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार पटेल। अब दोस्तों जे.बी. कृपलानी की अगर हम बात करें तो जे.बी. कृपलानी जो था मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति बनी, उसके अध्यक्ष थे और साथ ही झंडा समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? जे.बी. कृपलानी। दोस्तों के.एम. मुंशी जो हैं, के.एम. मुंशी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, के.एम. मुंशी कार्य प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे, कार्य प्रक्रिया समिति के। अब यहां ध्यान रखना है, एक है कार्य प्रक्रिया समिति और एक है कार्य संचालन समिति। तो कार्य संचालन समिति आ जाए तब तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कार्य प्रक्रिया समिति आ जाए तब कौन है? के.एम. मुंशी। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं प्रारूप समिति, जो मोस्ट इंपोर्टेंट समिति थी, प्रारूप समिति। दोस्तों बात कर रहे हैं प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति भी कह सकते हैं हम। मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति, या हम कहेंगे प्रारूप समिति। ये जो प्रारूप समिति है इसका गठन कब हुआ? तो गठन मोस्ट इंपोर्टेंट है, गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें सदस्य कितने थे? सदस्य थे प्रारूप समिति में 7। कितने सदस्य थे? 7, जिनमें अगर हम बात करें एक अध्यक्ष, एक तो कौन हो गया? अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य, एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य। दोस्तों अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो यहां अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर।
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव, जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों एक प्रश्न ये पूछ लेते हैं कि संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर कहां से चुने गए थे? तो दोस्तों स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले, तो स्वतंत्रता से पहले ये बंगाल से इसमें सदस्य बने थे, बंगाल से। और स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि बंगाल जो था वो पाकिस्तान में चला गया था, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद ये बंबई से, कहां से? बंबई से संविधान सभा के सदस्य बने थे। स्वतंत्रता से पहले बंगाल से और स्वतंत्रता के बाद बंबई से। देखिए दोस्तों बंबई में जो, बंबई से जो सदस्य थे एम.आर. जेकर, एम.आर. जेकर, एम.आर. जेकर ने अपना संविधान सभा से भीमराव अम्बेडकर के लिए पद छोड़ दिया और एम.आर. जेकर के स्थान पर भीमराव अम्बेडकर बंबई से चुनकर संविधान सभा में शामिल हुए। तो भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्रता से पहले बंगाल से थे और स्वतंत्रता के बाद बंबई से सदस्य बने। अब देखिए 6 सदस्य कौन कौन से हैं? तो प्रारूप समिति के सदस्य, तो देखिए दोस्तों एक तो भीमराव अम्बेडकर हो ही गया, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। दूसरा अगर हम बात करें के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, ये कांग्रेस से शामिल होने वाले थे। फिर इसके बाद में आगे हम बात करें गोपाल स्वामी आयंगर, चौथा सदस्य था कृष्णा स्वामी अय्यर। 5वें सदस्य के रूप में हम बात करें तो एन माधव राव, एन माधव राव। 6वां सदस्य हम बात करें टी कृष्णमाचारी, टी कृष्णमाचारी। 7वें सदस्य के रूप में हम बात करें मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। तो दोस्तों ये 7 सदस्य थे किसमें? प्रारूप समिति में। कितने सदस्य थे? 7। अब यहां ध्यान रखना है एन माधव राव जो हैं, एन माधव राव, ये किसकी जगह आया था? एन माधव राव बी.एल. मित्रा के स्थान पर आए थे। बी.एल. मित्रा के स्थान पर कौन आए थे? एन माधव राव। और टी कृष्णमाचारी किसके स्थान पर आया था? डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी, उसकी जगह किसको चुना गया था? टी कृष्णमाचारी। तो डी.पी. खेतान, डी.पी. खेतान। दोस्तों ये भी याद रखना है कि डी.पी. खेतान की जगह प्रारूप समिति में किन्हें शामिल किया गया? तो टी कृष्णमाचारी को। बी.एल. मित्रा के स्थान पर किन्हें शामिल किया गया? तो एन माधव राव को शामिल किया गया। हमसे यह भी पूछ सकते हैं कि प्रारूप समिति में कौन सा सदस्य नहीं था, कौन सा सदस्य नहीं था? तो दोस्तों याद रखना है भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष हैं, के मुंशी हैं, गोपाल स्वामी अयंगर हैं, कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, एन माधव राव हैं, टी कृष्णमाचारी हैं और मोहम्मद सादुल्ला हैं। ये प्रारूप समिति के सदस्य थे दोस्तों। अब देखिए प्रारूप समिति की बात हो गई, अन्य जो समितियां थी उनकी बात हो गई। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं संविधान का वाचन। संविधान का वाचन। दोस्तों संविधान का वाचन कितनी बार किया गया? 3 बार। संविधान का वाचन कितनी बार किया गया? 3 बार संविधान का वाचन किया गया। दोस्तों यह भी याद रखना है प्रथम वाचन कब किया गया? तो देखिए प्रथम वाचन, प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक।
तृतीय वाचन, तृतीय वाचन, तृतीय वाचन की दोस्तों हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, 26 नवंबर 1949 तक। तो प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक किया गया। दोस्तों और हमें ध्यान देना है, ये हो गया संविधान का वाचन। अब यहाँ एक संविधान में सदस्य संख्या का याद रखना है। संविधान में या संविधान सभा में सदस्य संख्या, सदस्य संख्या, संविधान सभा में सदस्य संख्या याद रखनी है दोस्तों। यहां यह ध्यान देना है, प्रारंभ में 389 सदस्य, प्रारंभ में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। फिर हमें याद रखना है स्वतंत्रता के समय, जब भारत आजाद हो गया उस समय कितने सदस्य? तो 324 सदस्य, 324 सदस्य। फिर दोस्तों अक्टूबर 1947 में संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। तो अक्टूबर 1947 में संविधान सभा का पुनर्गठन, संविधान सभा का पुनर्गठन। इस समय सदस्य संख्या 299। फिर दोस्तों और याद रखना है, मतलब अंतिम बैठक के समय, अंतिम बैठक के समय सदस्य संख्या, सदस्य संख्या, अंतिम बैठक के समय सदस्य संख्या कितनी थी? 284। अर्थात संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284। दोस्तों ये पूछ ले प्रारंभ में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो हम बताएंगे 389। फिर दोस्तों हमसे ये प्रश्न पूछ ले, जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत संविधान सभा थी उसमें कितने सदस्य थे? 324। फिर हमसे ये पूछ ले कि अक्टूबर 1947 में जब संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया उस समय कितने सदस्य थे? 299। फिर अगला प्रश्न बनता है कि अंतिम बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। उस समय 284 सदस्य उपस्थित थे। कितने सदस्य उपस्थित थे? 284 सदस्य उपस्थित थे। अंतिम बैठक के समय संविधान सभा में कितने सदस्य उपस्थित थे? 284 सदस्य उपस्थित थे। अब देखिए दोस्तों आगे अगर हम बात करें, अब संविधान सभा में राजस्थान से सदस्य, राजस्थान से सदस्य, संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्य थे? तो दोस्तों संविधान सभा में राजस्थान से सदस्य थे 14, जिनमें 13 प्लस 1 की हम बात करेंगे। ये जो एक था वो था अजमेर मेरवाड़ा से, अजमेर मेरवाड़ा से। एक जो था वो था अजमेर मेरवाड़ा से। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी था। ये कौन था? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये कौन था? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। अब दोस्तों ये 13 कौन कौन सदस्य हैं इनकी अगर हम बात करें तो 13 सदस्य कौन से हैं? देखिए दोस्तों 13 सदस्यों में अगर हम बात करें जयपुर से कौन थे? तो जयपुर से 2 सदस्य हैं। एक तो कौन है? हीरालाल शास्त्री। दूसरा है दोस्तों वीटी कृष्णमाचारी। इसके अलावा जोधपुर से बात करें तो
तो जोधपुर से 2 सदस्य, एक था जय नारायण व्यास, और एक सदस्य जो थे वो थे CS वेंकटाचारी। ये दोस्तों आपको याद भी होगा, राजस्थान का प्रथम जो नियुक्त मुख्यमंत्री हैं CS वेंकटाचारी, तो जय नारायण व्यास और CS वेंकटाचारी। फिर बीकानेर से भी इसमें 2 सदस्य थे। बीकानेर से एक तो था जसवंत सिंह और एक था KM पणिकर। इसके अलावा दोस्तों उदयपुर से 2 सदस्य थे। उदयपुर से एक तो था माणिक्यलाल वर्मा, एक सदस्य था बलवंत सिंह मेहता। फिर हम बात करें साफरा भीलवाड़ा की। साफरा भीलवाड़ा से एक सदस्य था जिसका नाम था गोकुल लाल असावा। फिर हम बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर से था एक सदस्य राज बहादुर सिंह। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अलवर की। अलवर से भी एक सदस्य था रामचंद्र उपाध्याय। इसके अलावा दोस्तों आगे हम बात करें तो कोटा से कौन था? कोटा से एक था जिसका नाम था कर्नल दलेल सिंह। फिर इसके अलावा खेतड़ी से था एक, खेतड़ी सरदार सिंह। ये 14 सदस्य हो गए दोस्तों। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक ये मुकुट बिहारी लाल भार्गव 14। इस प्रकार से अब दोस्तों एक और ध्यान रखना है, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया, उस समय राजस्थान से कितने सदस्य थे? तो राजस्थान से सदस्य थे दोस्तों 12, क्योंकि 2 सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे। वो 2 सदस्य कौन से? एक तो KM पणिकर नहीं उपस्थित हुए थे और एक CS वेंकटाचारी उपस्थित नहीं हुए थे। ये 2 सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे, एक CS वेंकटाचारी और KM पणिकर। अब दोस्तों अगर प्रश्न पूछा जाए हमसे कि संविधान सभा में राजस्थान से सदस्यों की संख्या थी 14, नाम आपके सामने है सब, हीरालाल शास्त्री, VT कृष्णमाचारी, जय नारायण व्यास, CS वेंकटाचारी, जसवंत सिंह, KM पणिकर, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, गोकुललाल असावा, राज बहादुर सिंह, रामचंद्र उपाध्याय, कोटा से था कर्नल दलेल सिंह, खेतड़ी से था सरदार सिंह। दोस्तों एक प्रश्न यूं भी पूछ सकता है अगला कि संविधान सभा में राजस्थान से कौन सा सदस्य नहीं था, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, ये सारे सदस्य हमें याद होने चाहिए। अजमेर मेरवाड़ा से कौन चुना गया था? मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से चुने गए थे। अर्थात रियासतों से कितने थे? 13 और एक केंद्र शासित प्रदेश से था। एक केंद्र शासित प्रदेश से था, वो कौन था? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? अजमेर मेरवाड़ा। फिर हमसे ये पूछ ले कि जब संविधान अंगीकृत किया गया उस समय राजस्थान से संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी थी? तो राजस्थान से संविधान सभा में सदस्य थे 12, क्योंकि 2 उपस्थित नहीं हुए थे। 2 उपस्थित कौन से नहीं हुए थे? KM पणिकर और CS वेंकटाचारी उपस्थित नहीं हुए थे। अब आगे देखिए दोस्तों,
अगर दोस्तों हमसे ये पूछे कि संविधान सभा में महिलाओं की कितनी संख्या थी, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी 15। दोस्तों याद रखना है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी 15, और अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी थी 8। टोटल महिलाएं कितनी थी संविधान सभा में 15। कितनी महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, 8 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। उसके बाद में देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान बनकर तैयार हो चुका है। तो देखिए ध्यान दें, संविधान अंगीकृत, संविधान अंगीकृत कब हुआ? तो संविधान अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949। संविधान अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ। अब दोस्तों अंगीकृत कह दें, इसके अलावा अधिनियमित भी कह सकते हैं, अधिनियमित, या हम ये कह सकते हैं बनकर तैयार हुआ, बनकर तैयार हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर क्या हो गया है दोस्तों? तैयार हो गया है। अब साथ ही हमें यह याद रखना है दोस्तों कि 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है, और यह 2015 से मनाया जा रहा है, 2015 से। अब देखिए दोस्तों, 26 नवंबर को ही इंडिया ने बार कौंसिल के द्वारा, इंडिया ने बार कौंसिल के द्वारा विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, विधि दिवस। इंडियन बार कौंसिल के द्वारा 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विधि दिवस। अब 26 नवंबर को किसके रूप में मनाते हैं हम? संविधान दिवस के रूप में। कब से मना रहे हैं? 2015 से मना रहे हैं। दोस्तों जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया या बनकर तैयार किया गया, उस समय कितने अनुच्छेद लागू किए गए? अर्थात देखिए उस समय कितने अनुच्छेद लागू किए गए दोस्तों? तो टोटल अनुच्छेद जो लागू किए गए वो थे 16। कितने अनुच्छेद थे? 16 याद रखना है दोस्तों। वैसे 16 याद रखेंगे हम, परंतु ध्यान दें अनुच्छेद कितने थे लागू होने वाले? 15। और इनका उल्लेख किसमें था? एक और अनुच्छेद था उल्लेख किया गया इनका, इन 15 अनुच्छेदों का जो उल्लेख किया गया, वो उल्लेख किया गया था 394 में, 394 में उल्लेख किया गया था। तो 315 तो ये हो गए, और एक हो गया 394 वाला। अगर 394 वाले का अगर हम लागू नहीं करेंगे तो ये 15 स्वतः लागू नहीं होंगे। इसलिए हम कहेंगे कि 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू किए गए? 16। और थे कितने? 15। इनका उल्लेख किसमें था? 394 में। अब देखिए दोस्तों, ये जो 15 अनुच्छेद हैं ये कौन कौन से हैं? अगर इनकी हम बात करें दोस्तों तो ये थे जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 368, इसके अलावा 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये थे 15। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 आर्टिकल थे जो लागू किए गए, और इनका उल्लेख इनमें था तो 394 में। तो 15 तो ये हो गए दोस्तों, और एक हो गया 394 वाला। तो टोटल अनुच्छेद कितने लागू कर दिए गए? 26 नवंबर 1949 को कितने लागू किए गए? तो 16 अनुच्छेद लागू किए गए दोस्तों। 394 में यह भी उल्लेख किया गया कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा, पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा।
394 में उल्लेख किया गया कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। अर्थात हम यहां कहेंगे कि यहां आंशिक रूप से लागू हो गया है और यह 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। और 26 जनवरी 1950 को लागू करने का एक कारण भी था दोस्तों, जब हमने पिछली क्लासों में बात की थी कि दिसंबर 1929 में लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था हमने पहली बार। तो उसी के रूप में हमने 26 जनवरी को चुना, 26 जनवरी 1950 को चुना। ठीक है, तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब कर दिया गया? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया दोस्तों। इसके बाद में देखिए दोस्तों आगे, अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं संविधान निर्माण में लगा समय। लगा समय ये सबको याद है, 3 वर्ष 11 माह है 18 दिन, इतना समय लगा। फिर खर्चा कितना हुआ? कुल खर्च 64 लाख रुपए। कुल खर्च कितना हुआ? 64 लाख रुपए। बहस कितने दिन हुई? तो 114 दिन बैठ के चली, 114 दिन बहस हुई इस पर। फिर इसके अलावा भारतीय संविधान की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक ये जरूर याद रखना है। अंतिम बैठक कब हुई? ये अंतिम बैठक हुई दोस्तों 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इस बैठक में देखिए दोस्तों क्या हुआ? इस बैठक में राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसके अलावा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। तो दोस्तों देखिए, राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम। राष्ट्रगीत कौन सा हो गया? वंदे मातरम। राष्ट्रगान कौन सा हो गया? जनगण मन। जब 24 जनवरी 1950 को ये जो राष्ट्रगान अपनाया गया, उस समय गाया किसने था? गायन। यहां ये जरूर ध्यान रखना है, गायन किसने किया था? तो देखिए दोस्तों, गायन किया था पूर्णिमा बनर्जी। ठीक है, राष्ट्रगान का 24 जनवरी 1950 को गायन किसके द्वारा किया गया? पूर्णिमा बनर्जी के द्वारा, जो संविधान सभा में महिला सदस्य भी थी। राष्ट्रगीत इसका गायन किसने किया? तो लक्ष्मीकांत मेहतर ने राष्ट्रगीत का क्या किया? गायन किया। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जनगण मन। दोस्तों राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर और जो राष्ट्रगीत हैं उसके रचयिता हैं कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों आगे हम बात करें कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का निर्वाचन हो चुका है, राष्ट्रगान है और राष्ट्रगीत, इनकी बात हो चुकी है। फिर संविधान लागू कब किया गया? संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 26 जनवरी को हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, जो किसको अंकित करता है? राष्ट्रपति को अंकित करता है। देखिए दोस्तों, एक साधारण सा प्रश्न है, कई बार आपसे ये पूछ लेते हैं गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है या गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो आपका एक साधारण सा इजी वे में उत्तर होता है कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। दोस्तों ये नहीं है, हम बात करें कि
26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति महोदय ने या भारत के राष्ट्राध्यक्ष ने अपना पद संभाला था, अपना कार्यभार संभाला था, इसलिए हम उस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। दोस्तों आपने ये पढ़ा होगा एक प्रश्न कि भारत एक गणतंत्र है क्योंकि यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष एक निश्चित समयावधि के लिए क्या होता है, निर्वाचित होता है, इसलिए भारत क्या है, एक गणतंत्र है, ये याद रखना है। तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस किसको अंकित करता है, राष्ट्रपति को अंकित करता है। अर्थात आपने ये भी पढ़ा होगा गणतंत्र दिवस के दिन सभी तीनों सेनाओं की जो परेड की सलामी कौन लेता है, राष्ट्रपति लेता है, और लाल किले पर ध्वजारोहण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। दोस्तों इसके अलावा हम और बात करें तो जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, ये राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आपने पढ़ा है दोस्तों, इसका अनुपात होता है 2:3। ये किस अनुपात में है, 2:3, अर्थात लंबाई अनुपात चौड़ाई, लंबाई अनुपात चौड़ाई तो 2:3 के अनुपात में होता है दोस्तों। इसमें ऊपर का जो रंग है वो है केसरिया, बीच का रंग है सफेद और नीचे का रंग है हरा। दोस्तों सफेद रंग जो है उसमें सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया हुआ एक चक्र है जिसमें कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। ये बात थी राष्ट्रीय ध्वज की, राष्ट्रगान की, राष्ट्रगीत की, और अंत में संविधान लागू हो चुका है 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों आज के लिए इस क्लास में इतना ही। आगामी क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान जो है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं और कितने अनुच्छेद हैं, ये आगामी हम बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।